अब ये पहला जो कॉन्सेप्ट है, अब उसको देखिए। ये मैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जरा एक दफा फिर दोबारा देख लीजिए। अब हम सिर्फ ए की बात करेंगे, आर्टिकल ए की। अली इज अ डॉक्टर, अली इज अ नाइस डॉक्टर, अली इज अ डॉक्टर, अली इज अ नाइस डॉक्टर। ये जो आर्टिकल है ना ए, कॉमन सिंगुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है। सीएनएस का मतलब है कॉमन नाउन सिंगुलर। जैसे हम कहते हैं दिस इज टेबल, हम ये नहीं कहते दिस इज, हम ये नहीं कहते दिस इज टेबल, हम कहते हैं दिस इज अ टेबल। हम ये नहीं कहते दिस इज कार, हम कहते हैं दिस इज अ कार। हम ये नहीं कहते कि ही इज प्लेयर, हम कहते हैं ही इज अ प्लेयर। एडजेक्टिव्स बीच में डाल दें तो जितने मर्जी डालते जाए, ही इज अ नाइस एक्टिव एंड एजाइल प्लेयर। लेकिन जो आ आया है ना, वो प्लेयर के लिए ही आया है। तो ए इज इक्वल टू सी एन एस का मतलब है कि ए हम इस्तेमाल करते हैं कब, जब कॉमन नाउन हो और वो सिंगुलर भी हो, तो हम आर्टिकल ए यूज करते हैं। दूसरा, ए का मतलब वन भी होता है बेटे। ए इज इक्वल टू वन। कैसे भला? अब ये दोनों सेंटेंस पढ़िएगा जरा, ये दोनों सेंटेंस देखिएगा जरा। ए का मतलब वन होता है ना, देखिएगा जरा। अ पोएट एंड नॉवेलिस्ट इज हेयर, अ पोएट एंड अ नॉवेलिस्ट आर हेयर। कैसे मजे की बात। एक दफा अ इस्तेमाल किया आपने तो इसका मतलब है कि शख्स एक है, और वो शायरी भी करता है और नॉवल भी लिखता है। शख्स एक है जो कि नॉवल भी लिखता है और शायरी भी करता है। कैसे पता चला? एक दफा ए से। और यहां दो दफा ए से हमें पता चल रहा है कि दो अलग अलग लोग हैं। ये शायर साहब अलग हैं, और ये जो नावल निगार हैं ये अलग है। तो यहां पर आर आ गया। बेटे, यही आप लोगों को ना, वो क्या नाम है, ये मिस्टेक आपको उसने करेक्शन में बड़ी दफा दी है। करेक्शन इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा ना आपको आने वाले दिनों के अंदर। वो जो प्रेपोजिशन करेक्शन रह गई है, तो आप देखिएगा। मुझे तो वो स्टेटमेंट भी याद है जहां उसने ए इज इक्वल टू वन वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। आप मुझे बताएं कि ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको, ए इज इक्वल टू वन का? यस सर, क्लियर। अच्छा। ए का मतलब एनी भी होता है बेटे। ए इज इक्वल टू एनी। जैसे कि, जैसे कि द पेशेंट क्राइड। द पेशेंट लिखता हूं यहां पर मैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। जैसे कि द पेशेंट क्राइड, जो जो पेशेंट था वो चीखा। क्या चीखा? कहता है आई नीड अ डॉक्टर। अब वो ये नहीं कह रहा कि मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है, वो कह रहा है आई नीड एनी डॉक्टर। तो ए का मतलब एनी भी होता है। फर्ज करें मैं अपना पेन भूल आया जी, फर्ज कीजिए मैं अपना पेन भूल आया, और मैं आप बच्चों से कहता हूं आई नीड अ पेन प्लीज, आई नीड अ पेन। इसका मतलब कि मुझे कोई पेन दे दे। तो ए का मतलब एनी भी होता है। अगली बात, ए का मतलब एवरी भी होता है बेटे। हुजूर, ए का मतलब एवरी भी होता है। कैसे? कैसे? आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। इस ए की जगह एवरी लगा दो। आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस एवरी डे। हिज सैलरी इज 50,000 रुपीज अ मंथ। इस आ का मतलब एक नहीं है, इस आ का मतलब है हिज सैलरी इज 50,000 रुपीज एवरी मंथ। तो ए का मतलब हुजूर एवरी भी होता है। अगली बात क्या? एक, ए का मतलब पर भी होता है। ए का मतलब पर कैसे? माई कार रन्स 60 माइल्स एन आवर, तो इसका बन जाएगा कि माई कार रन्स 50 माइल्स पर आवर। यार यहाँ पर एन इज इक्वल टू पर होगा या ए? हाँ। या फिर एन होगा ना? हाँ मेरा बच्चा, ए एन एक ही बात है ना, साउंड ट्रैक का फर्क है बस। ए और एन जो है वो एक ही बात है। अच्छा, आप देखिए कितने मजे की बातें थी। ए इज इक्वल टू वन, ए इज इक्वल टू एनी, ए इज इक्वल टू एवरी। ए मीन्स पर,
एक और मैं बताऊं आपको, ठहरो जरा, एक और बताता हूं आपको ए के बारे में। ए इज इक्वल टू स्ट्रेंजर। When we don't know a person. हाँ, मैन यू डोंट नो अ पर्सन, यानी कि आप मुझे कहते हो सर मैं कल एक जावेद नामी शख्स से मिला था। देखो उर्दू में आप मुझे यूं बताओगे कि सर कल मैं एक जिया नामी शख्स से मिला था। जब मेरी उससे गुफ्तगू हुई तो मुझे पता चला कि वो पेशे के एतबार से एक लॉयर है। और फिर मेरी हमारी गुफ्तगू हुई, तो जब आपने मुझे बताया कि कल सर कल मैं एक जिया नामी शख्स से मिला था, तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए अजनबी था। तो आप मुझे यूं बताओगे इंग्लिश में कि सर आई मेट आ मिस्टर जिया यस्टरडे। तो आ जो होता है ना बेटे, वो स्ट्रेंजर के लिए भी आता होता है। अच्छा फिर देखो, हमने हम यानी कि ह्यूमन नाउन से पहले तो मैंने आपको मना किया था कि आर्टिकल नहीं लगता। ह्यूमन नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता, मैंने आपको मना किया था। देखें ये देखें, पर्सनल ह्यूमन नाउन से पहले मैंने कहा था कोई आर्टिकल नहीं आता, अली हेल्प्ड जिया। हाँ फिर मैंने ये कहा था कि द उस सूरत में आ सकता है जब ह्यूमन नाउन को एज अ मेटाफर यूज किया जा रहा हो, तो एक तलमीह के तौर पर इस्तेमाल की, एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो वो अलग चीज है ना जी। अब एक और मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अगर ह्यूमन नाउन आपके लिए, वो ह्यूमन आपके लिए अजनबी हो, तो भी हम यूज करते हैं आ का। आई मेट अ मिस्टर जिया यस्टरडे। कितने मजे की बात है कि ह्यूमन नाउन्स के साथ अब हम द भी इस्तेमाल करते हैं खास सिचुएशन में, और आ भी इस्तेमाल करते हैं। खानों के नामों से पहले अगर एजेक्टिव्स मौजूद हों तो आर्टिकल ए भी आता है। अगर एजेक्टिव मौजूद ना हो तो खानों के नामों से पहले आर्टिकल नहीं आता। आप कहिए वी इंजॉयड लंच यस्टरडे, वी इंजॉयड डिनर यस्टरडे। लेकिन जैसे ही एजेक्टिव के नामों, सॉरी, खानों के नामों से पहले, खानों के नाम मतलब ब्रेकफास्ट है, लंच है, ब्रंच है, सपर है, डिनर है। अब आप कहोगे कि अंग्रेज कितना खाता है, तो हम नहीं खाते। हमारा नाश्ता होता है, फिर जोहराना होता है, फिर असराना होता है, फिर इशाइया होता है, और जिस वक्त भी भूख लग जाए फिर वो फितराना होता है। तो जोहराना, असराना, इशाइया तो हम भी खाते होते हैं। तो खानों के नामों से, खानों के नाम अगर तन्हा आते हैं तो ना लफ्ज आर्टिकल यूज कीजिए। लेकिन अगर खानों के नामों से पहले एडजेक्टिव आ जाता है तो फिर आर्टिकल का यूज भी कीजिए। उसके बाद जब भी छोटी बीमारियों का जिक्र हो तो आप तब भी आर्टिकल यूज कीजिए। मैंने यहां पर लिखा हुआ है स्मॉल एलिमेंट्स, छोटी बीमारियां। हेडिक है, टुथिक है, टुथिक मतलब दांत का दर्द। कान का दर्द को ईयरिक कहते हैं हम। इक का मतलब होता है दर्द, और कान का दर्द हो गया ईयरिक। फिर यहां पर एन आ जाएगा, आई हैव एन ईयरिक। अब ये अंग्रेज इन छोटी बीमारियों को प्लूरलाइज क्यों कर, सॉरी, छोटी बीमारियों को सिंगुलर क्यों समझता है? भाई उसकी मर्जी, उसकी जुबान है। कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जिसका कोई रूल नहीं होता बेटे, मेरा बच्चा। कुछ अहले जुबान जिस तरह बोलते हैं ना, तो हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। अब आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं एक क्लास में ये रूल बता रहा था, वो फेस टू फेस क्लास थी। तो मैंने उन्हें कहा देखो भाई बच्चों, ये जो छोटी बीमारियां होती है ना, इनको अंग्रेज काउंटेबल समझता है। हेडिक है, टूथिक है, ईयरिक है, सोर थ्रोट है, बैकिक है। तो एक लड़का कहता है सर फिर हम ये क्यों कहते हैं कि आई हैव ही हैड अ हार्ट अटैक? मैंने उसे कहा पहले तो मुझे ये बताओ, हार्ट अटैक कोई बीमारी तो ना हुई ना बेटे? कभी किसी ने कहा है कि मुझे एक महीने से हार्ट अटैक हुआ है? तो अब जो है ना, चलो वो तो ये तो कह सकता है कि मुझे एक हफ्ते से नजला हुआ है। वो ये क्यों कहेगा कि एक महीने से हार्ट अटैक हुआ है मुझे? तो हार्ट अटैक कोई बीमारी तो ना हुई ना बेटे? हार्ट अटैक तो एक सिम्टम है। और जब वो कहता है ना आई हैव अ हार्ट अटैक, उसमें और वजह से ए आया है, वो भी मैं लिख के बताता हूँ आपको। अगर मैं कहूँ कि आई हैड अ हार्ट अटैक, पहली तो बात ये, हार्ट अटैक कोई बीमारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अटैक है यहाँ पर कॉमन सिंगुलर नाउन। इस कॉमन सिंगुलर नाउन के लिए यहाँ पर ए आया हुआ है, ये और चीज की वजह से ए आया है। ये हार्ट अटैक की वजह से ए नहीं आया। ये अटैक कॉमन सिंगुलर नाउन है। जो नक्श कोहन तुमको नजर आए मिटा दो।
अब है जी द का इस्तेमाल। अब अब ना द का इस्तेमाल में पढ़ाना नहीं है आपको, ये अब आप मुझे पढ़ाओगे। आधा मैं पढ़ाऊंगा, आधा आप पढ़ाओगे मुझे। जी। अब दा का इस्तेमाल, सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो मटेरियल नाउन्स होते हैं उनसे पहले दा नहीं आता। अब आप मुझसे पूछो कि सर मटेरियल नाउन क्या होते हैं। मटेरियल नाउन हम रॉ मटेरियल्स के नामों को कहते हैं। रॉ मटेरियल के नाम, गोल्ड रॉ मटेरियल है, सिल्वर रॉ मटेरियल मटेरियल है, वुड, सिल्क, राइस, कॉटन, व्हीट, ये सब रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल्स के नामों से पहले हम दा यूज नहीं करते, और मैंने ये लिखा है, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन सिल्वर। ठीक। अब बताओ यहां गोल्ड से पहले दा क्यों है? सर So ये स्पेसिफाई कर रहे हैं ना इसको कि द गोल्ड specific ऑफ good. अरबिया। शाबाश। तो अब देखें, अब फिर मैं जाऊं अपने ग्रैंड रूल 3 की तरफ। मैं इस वजह से कह रहा था कि मुझे बहुत पसंद आई कि जैसे ही अंदर कोई ना कोई क्लॉज, कोई ना कोई फ्रेज आ जाता है ना, तो वो किसी, जिस नाम से पहले दा नहीं लग रहा होता उससे पहले भी दा लगवा लेता है। स्पेसिफिकेशन के लिए, स्पेसिफिकेशन के लिए, गोल्ड इज अ रेयर मेटल, आयरन इज अ हार्ड मेटल, व्हीट इज ग्रोन इन पंजाब, व्हीट इज ग्रोन, द व्हीट तो नहीं कहता मैं। लेकिन जैसे ही फिक्रे के अंदर, जैसे ही सेंटेंस के अंदर कोई मॉडिफाइंग फ्रेज आ जाए, तो फिर हमने दा लगा लेना। अगली गुफ्तगू ये है, अगला पॉइंट ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नामों से पहले भी दा नहीं आता। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? एक मिनट ठहरिएगा जरा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? ये ऐसे नाम होते हैं जिनका इस दुनिया में मादी वजूद नहीं है। वजूद है, मादी वजूद नहीं। इसके अंदर हमारी थॉट्स, हमारे इमोशंस आ जाते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। जैसे ग्रीड, ये एक ह्यूमन इमोशन है। तो आपने देखा ग्रीड इज अ गर्स कहते हैं हम। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कहते हैं हम। ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी तो नहीं ना कहते हम। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आप बताएं कि द ग्रीड क्यों लिखा फिर मैंने? So it has a modified phrase. इट हैज अ मॉडिफाइंग फ्रेज। तो यहां हम हर बंदे की ग्रीड की बात नहीं कर रहे, कैपिटलिस्ट्स की ग्रीड की बात कर रहे हैं। द ग्रीड ऑफ द पॉलिटिशियंस डज नॉट डिक्रीज, द ग्रीड ऑफ द कैपिटलिस्ट्स डज नॉट डिक्रीज। इसी तरीके से एक और सेंटेंस में बनवाऊं। मैं कहता हूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी से पहले दा नहीं आया क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। लेकिन अगर मैं कहूं द ऑनेस्टी ऑफ आवर होली प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, इज मैचलेस, या वॉज फेमस इन अरेबिया। अब चेक करो। अब ऑनेस्टी से पहले दा इस वजह से आया है कि ये हमारे नबी पाक की ऑनेस्टी की बात हो रही है बेटे, ये हर ऑनेस्टी की बात नहीं हो रही। तो यहां भी एक मॉडिफाइंग फ्रेज ऐसा आ गया कि जिसने एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी दा लगवा दिया।
सर हम कह सकते हैं कि जब तक अब्स्ट्रक्ट नाउन के साथ कोई मॉडिफाई फ्रेज नहीं आएगा तब तक उनके साथ द नहीं यूज कर सकते, मतलब अपने नोट्स के लिए हम ये लिख सकते हैं। यस, 100% लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अर्थ फैमिली, अर्थ फैमिली से पहले हम दा का यूज करते हैं। अब अर्थ का खानदान कौन सा है? एक हमारी जमीन, एक हमारा आसमान, एक हमारा चांद, और एक हमारी गैलेक्सी मिल्की वे। इससे पहले हम दा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बट द मून डज नॉट रिवॉल्व अराउंड मार्स। मार्स से पहले दा नहीं लगाया। मार्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अर्थ फैमिली के अंदर कौन कौन सी आती हैं? नंबर 1 अर्थ, नंबर 2 स्काई, नंबर 3 मून, नंबर 4 द मिल्की वे, और गैलेक्सी। उसके बाद मार्स मार्स है, जुपिटर जुपिटर है, नेपच्यून नेपच्यून है, प्लूटो प्लूटो है। बस जिनसे हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना अर्थ का, उनसे उनके साथ दा आता है। मार्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना वो हमें रोशनी देता है, ना वो हमें हरारत देता है। यूरेनस नेपच्यून प्लूटो वगैरह ये सारे, इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो इनसे पहले हम दा भी नहीं लगाते। अच्छा, अब एक बच्चे ने सवाल पूछा था, वो क्या था, वो जरा मुझे बताएं। स्टार्स का पूछा था सर। स्टार्स का। स्टार्स का आप लोग मुझे बताओ, मैं दो फिक्रे लिखता हूं। स्टार्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। दूसरा सेंटेंस है, द स्टार्स इन द स्काई इज द स्टार्स इन द स्काई आर ब्राइट। अब आप लोगों से मुझे पूछना है, यहां स्टार से पहले दा क्यों नहीं लगाया मैंने? यहां स्टार से पहले दा क्यों लगाया मैंने? सर स्टार्स तो हमारे साथ कॉमन नाम है ना, इसी वजह से। हम्म। द स्टार्स के बाद हमारे पास इन द स्काई हमारे पास फ्रेज आया है, मॉडिफाइंग इसी वजह फ्रेज से। आ गया। देखो फिर देखो, फिर मेरा रूल नंबर 3 आया यहाँ पे। रूल नंबर 3 इज सच अ डोमिनेटिंग डोमिनियरिंग टाइप ऑफ रूल कि देख लें, स्टार्स को जब भी जनरल सेंस में यूज किया तो मैंने कहा स्टार्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। स्टार्स के मुख्तलिफ रंग होते हैं, तो मैंने जनरली बात की, किसी खास सितारे की बात ही नहीं की। लेकिन जैसे ही मैं सेंटेंस में कोई मॉडिफाइंग फ्रेज ले आया या मॉडिफाइंग क्लॉज ले आया, तो फौरन स्टार से पहले दा आ गया। सर अगर हम इस तरह करें कि स्टार्स आर ब्राइट या द स्टार्स आर ब्राइट, स्टार्स आर अगर स्काई ब्राइट, इन द स्काई को अगर हम हटाएं। फिर बेटे सिर्फ स्टार्स आएगा। आप इसकी उर्दू बनाएं, उर्दू बनेगी कि सितारे रोशन होते हैं। अच्छा, एक मैं बात बताऊं आपको, अगर तो आपने कहना ना कि सितारे रोशन होते हैं, ये आप जनरली सारे सितारों की बात कर रहे हो ना, तो आप कहोगे स्टार्स आर ब्राइट। अच्छा, अब अगर आप किसी खुद भी देख रहे हो और किसी को दिखा रहे हो कि देखो सितारे जो हैं वो कितने रोशन हैं, तो फिर आप कहोगे द स्टार्स आर वेरी ब्राइट, कैन यू सी दिस। फिर वो स्पेसिफिक सितारे होंगे जिनको आप देख रहे होगे या दूसरों को दिखा रहे होगे। बेटे दो सिचुएशंस समझ आई? ये सर। हाँ, तो ये मेरे बच्चों ने खुद फैसला किया करना है। अच्छा, एक मैंने बात और समझानी थी आपको। ये जो रूल है ना, ये मैं कोई बड़ा रूल नहीं बता रहा, ये हर बुक में लिखा होता है कि अर्थ और मून और सन वगैरह के साथ दा आता है, बाकी अजराम फल्की जो हैं उनके साथ दा नहीं आता। मैंने एक और नई चीज बतानी थी आपको, ये बतानी थी कि अर्थ के साथ एक सूरत में दा नहीं भी आता। वो तब आता है जब आपने अर्थ को साइंटिफिकली या ज्योमेट्रिकली बताना हो तो। जैसे कि अर्थ इज राउंड, अर्थ इज एलिप्टिकल। ये देख, यहां अब आप अर्थ की ज्योमेट्रिकल शेप बता रहे हो बेटे, उस सूरत में आप दा का इस्तेमाल नहीं करोगे जी। तो जब अर्थ का डायामीटर आपने बताना हो, अर्थ का सरकमफेरेंस आपने बताना हो, कोई मैथमेटिकल बात करनी हो अर्थ के मुतालिक या कोई साइंटिफिक बात करनी हो, तब आप अर्थ से पहले कुछ ना लगाओ, आप कहो अर्थ इज एलिप्टिकल।
है मजे की बात। मगर जब जैसे अर्थ को डिफाइन करते तो फिर नहीं लगाते सिंपल वे। हाँ, जब अर्थ को डिफाइन करते हैं, ये हमने कहना हो अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ दिस दिस एंड दिस गैस। जब अर्थ को डिफाइन करना हो, बहुत अच्छी बात की है आपने। अगली बात, जितनी वाटर बॉडीज होती है ना, सबसे पहले सबके साथ दा आता है, झीलों के नामों के साथ नहीं आता बस। द अरेबियन सी होगा, द पैसिफिक ओशन होगा, द चनाब रिवर होगा, द पनामा कैनाल होगा, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होगा। वाटर बॉडीज का जिक्र करते हो ना तो दा का इस्तेमाल करते हो। झीलों का नाम अगर लें तो तब नहीं करते। सैफुल मुलूक जब खूबसूरत होती थी तो मेरे ख्याल तब की तस्वीर है ये। अब तो लोगों ने गंदी इतनी कर दी है, घूम घूम के गंद फेंक फेंक के वहां। तो दा सैफुल मलूक ना कहिए। इसी तरह रत्ती गली एक लेक है कश्मीर की, कुछ 1400 फुट बुलंद है। जैसे सुपीरियर लेक है नॉर्थ अमेरिका की, इट इज ऑल्सो वेरी फेमस लेक। लेक आयर है ऑस्ट्रेलिया की। लेक से पहले जो है ना बेटे, हम दा का यूज नहीं करते। बाकी सब वाटर बॉडीज के साथ करते हैं। अच्छा, उसके बाद है डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के साथ भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द एयरपोर्ट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द सिटी। डायरेक्शंस के लिए हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेटे यहां क्यों नहीं किया हुआ? यहाँ पर रीजन की बात हो रही है सर, डायरेक्शन ये तो वेस्ट रीजन की बात हो रही है। हम्म, कोई और, कोई और जहन में बात आए, कोई और बात आ रही है जहन में? यहाँ वेस्ट से मुराद रीजन भी हो तो रीजन भी मॉरल डिक्लाइन का तो शिकार नहीं होगा ना। हो सकता है कि वेस्ट से मुराद यहाँ पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन हो सकता है कि वेस्ट से मुराद यहाँ पर वेस्टर्न पीपल हो सकता है कि वेस्ट से कल्चर मुराद की ये। बात है। हाँ, तो अगर डायरेक्शन ना होना तो बाज औकात हम ये, अच्छा ये कोई बहुत तगड़ा रूल नहीं है, ये मैंने एक जगह पे पढ़ा था तो मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया कि बाज औकात हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के साथ दाइस्तेमाल नहीं करते। वो कब नहीं करते? कि जब वो डायरेक्शंस ना हो, कुछ और हो। जब वो डायरेक्शंस ना हो, कुछ और हो। जैसे यहाँ वेस्ट डायरेक्शन नहीं है। अब ये क्या है मुझे नहीं पता, कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात हो रही है, वेस्टर्न पीपल की बात हो रही है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि भाई यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा रूल ना ये है। ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है और स्ट्रांग है। अगर वर्ब के फौरन बाद डायरेक्शंस आ जाए ना, तो भी हम दा का इस्तेमाल नहीं करते। शी वॉक्ड ईस्ट, दे ट्रेवल्ड साउथ। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना एक हल्की सी ज्यादा बात बताता हूं। देखिए, यहां पर ये जो ईस्ट और साउथ है ना, ये एडवर्ब्स हैं। अगर मैं इसकी जगह पर कहूं शी वॉक्ड स्लोली, तो स्लोली एडवर्ब हुआ ना, तो जो एडवर्ब को रिप्लेस करेगा वो भी तो एडवर्ब होगा। तो मेरा बच्चा, जब डायरेक्शंस एडवर्ब्स का काम करती हैं, और कब एडवर्ब्स का काम करती हैं? जब वो वर्ब के फौरन बाद आती हैं, तो भी उनसे पहले दा नहीं लगाते। और ना ही जरूरत होती है हमें प्रेपोजिशंस की। यानी शी वॉक्ड टू ईस्ट भी कहने की जरूरत नहीं है। दे ट्रेवल टूवर्ड्स साउथ कहने की भी जरूरत नहीं है। दे ट्रेवल्ड साउथ। अब अगर डायरेक्शंस के साथ जियोग्राफिकल लोकेशंस भी दी गई हो, डायरेक्शंस के साथ अगर जियोग्राफिकल लोकेशंस भी दी गई हो, तो भी हम दा का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे ही लिव्स इन साउथ ईस्ट एशिया। अब साउथ ईस्ट जो है ये डायरेक्शन है, और एशिया रीजन है। नॉर्थ डायरेक्शन है और अफ्रीका रीजन है। तो जब डायरेक्शंस के साथ रीजन्स भी दिए गए हो ना, जियोग्राफिकल लोकेशंस भी दी गई हो ना, तो भी हम दा का इस्तेमाल नहीं करते। तो हम ये नहीं कहते कि ही लिव्स इन द साउथ ईस्ट एशिया। हम ये नहीं कहते सूडान इज इन द नॉर्थ अफ्रीका। अच्छा बॉयज, आप लोगों को ना देखे मैं पढ़ा तो रहा हूं, लेकिन आर्टिकल पढ़ाते हुए ना जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लगती है ना, वो ये शुरू के पॉइंट्स लगते हैं बस। एक कॉमन सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल लाजमी आना चाहिए।
ग्रैंड रूल 3 बड़ा स्ट्रांग लगता है, स्पीकर लिसनर अंडरस्टैंडिंग वाली बात बड़ी स्ट्रांग लगती है, कॉन्टेक्स्ट वाली बात बड़ी स्ट्रांग लगती है, और बस। यानी जो हमें चैलेंजेस आते हैं ना क्रिएटिव राइटर्स को, वो यही आते हैं। बाकी ये जो रूल्स है ना जो मैं अब इस वक्त आपको बता रहा हूँ, ये तो हर बुक में लिखे होते हैं बेटे, हर किताब में लिखे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है माउंटेन और माउंटेन रेंजेस। पहाड़ अगर तन्हा हो तो उसको तन्हाई में ही मार दीजिए, उसको तन्हाई और तकब्बुर की सजा दीजिए, और उसके साथ दाव मत लगाइए। माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट कहिए, केटू को केटू कहिए। लेकिन अगर पहाड़ी सिलसिले हों तो सिलसिले जो हैं वो जिंदगी में बढ़ते ही रहते हैं, तो दांव लगा के सिलसिले बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो तन्हा पहाड़ को तन्हा रहने दीजिए और पहाड़ी सिलसिलों के सिलसिले बढ़ाइए दा लगा के। कौमों से पहले दा लगाइए, कौमों से पहले दा लगाइए। वो किसी भी एतबार से कौम हो, वो नस्ली एतबार से हो, वो मजहबी एतबार से हो, या वो जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से हो, दा लगाइए द मुस्लिम्स, द हिंदूज, द चाइनीज, द पश्तून्स। क्योंकि कौमों से पहले दा लगाएंगे तो कौमें बढ़ जाएंगी ना, और ज्यादा कौम हो तो अच्छी बात है। लेकिन जुबानों से पहले दा ना लगाइए, क्योंकि लंबी जुबान किसी को पसंद नहीं। जैसे कि उर्दू इज आवर नेशनल लैंग्वेज, उर्दू से पहले मैंने दा नहीं लगाया। ही स्पीक्स फ्रेंच, फ्रेंच से पहले मैंने दा नहीं लगाया। सर अगर पश्तो या उर्दू एज अ लैंग्वेज हम यूज करें तो उसके साथ नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर पश्तो एज अ नेशन हम यूज करते हैं तो उसके साथ फिर लगाएंगे, जैसे पठान पश्तो फिर लगाएंगे। कंसेप्ट। अच्छा, अब आपने जो बात की है ना, इसके लिए मैं एक फिक्रा लिखता हूं, मुझे जरा समझाओ क्या मतलब है इसका। ये सेंटेंस ठीक है, इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश, गलत है, गलत है। यस सर। ये होना चाहिए द इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। अब ये जो है ना, ये कॉम है बेटे, द इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश जो है अंग्रेजी कॉम को भी कहा जाता है, अंग्रेज कॉम को। और ये जो इंग्लिश है ये जुबान है बेटे, तो जुबानों से पहले आपने दा नहीं लगाना, जबानों से पहले, कौमों से पहले लगाना। अच्छा, अब एक और बात मुझे बताइए जरा, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जुबानों से पहले आपने दा नहीं लगाना, यही मैं कह रहा हूं ना। फिर आप मुझे बताओ कि क्या ये सेंटेंस ठीक है। फिर मॉडिफाइंग फ्रेज लगेगी ना इनके साथ में। हाँ, देखा, यही ग्रैंड रूल 3 की बात हो रही देखा ना, है। इसीलिए देखा ना, इसीलिए मैं ग्रैंड रूल 3 को बहुत वेटेज देता हूं। कि आप मुझे कहो सर, अभी तो आप कह रहे हो कि जुबानों से पहले हम, जबान से पहले हम आर्टिकल यूज नहीं करते, उर्दू इज अवर नेशनल लैंग्वेज, ही स्पीक्स फ्रेंच, अच्छा द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। अभी आप कह रहे हो कि जबान से पहले हम दा इस्तेमाल नहीं करते, फिर आपने यहां क्यों लगाया। तो बेटे अब यहां पर स्पोकन इन दिल्ली, ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज ने उर्दू को स्पेसिफाई कर दिया। ये कौन सी उर्दू है, ये दिल्ली में बोले जाने वाली उर्दू है, इज डिफरेंट फ्रॉम द उर्दू स्पोकन इन लखनऊ। लखनऊ के सही स्पेलिंग लिखे हैं बेटे मैंने, सर यू आएगा। यू आएगा, ये फिर गलत कह रहा यू यू के बाद सी आएगा सर। LUC के सर। है, एल यू सी के आएगा। अच्छा, एक मिनट, एल यू सी के, अच्छा लक से है, लक से। अब ये जो स्पोकन इन लखनऊ है, अब ये एक मॉडिफाइंग फ्रेज आ गया ना, वही ग्रैंड रूल 3 है। तो लिहाजा दा उर्दू आ गया, दा उर्दू इधर आ गया, दा उर्दू इधर आ गया। उसके बाद ऑर्डिनल्स का मतलब होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर ऑर्डिनल्स एज एजेक्टिव्स आते हैं, ऑर्डिनल्स एज एजेक्टिव का मतलब है कि अगर ऑर्डिनल्स पहले समझे ना, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल हम कहते हैं, ऑर्डिनल्स किसको कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को। और कार्डिनल्स हम कहते हैं 1 2 3 4 5 को, कार्डिनल। मुझे नहीं याद होता था ये ऑर्डिनल कार्डिनल, तो फिर मैंने यूं याद रखा कि जो कार है ना, कार की नंबर प्लेट पे क्या लिखा होता है, 1 2 3 4 लिखा होता है, या फर्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखा होता है। तो कार की नंबर नंबर प्लेट पे लिखा होता है 1 2 3 4, तो कार से कार्डिनल, कार्डिनल मतलब 1 2 3 4 5। और ऑर्डिनल से मुराद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अच्छा, अब
अब अगर आपके अगर आपके अगर आपके ऑर्डिनल्स नाउन के साथ जुड़ के आते हैं ना, तो दा लगाया करो साथ। द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ये वर्ल्ड नाउन है, इसके साथ थर्ड जुड़ा हुआ है। द फर्स्ट बॉय, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर नाउन्स के साथ जुड़ जुड़ के आए ना, फिर लगाया करो द उससे पहले, वरना ना लगाएं। जैसे कि मैं कहता हूं कि वो क्लास में फर्स्ट आया, तो कहो कि ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। यहां नहीं कहेंगे कि हम ही स्टूड द फर्स्ट इन द क्लास, ही स्टूड द फर्स्ट इन द क्लास, यहां हम नहीं कहेंगे हुजूर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के साथ तब दा लगाइए अगर वो नाउन्स के साथ जुड़े हुए हों। अंग्रेज लोग जो है ना, ये अपने फैमिली नेम्स को प्लूरल करते हैं और बाद में दा लगा देते हैं पहले। जैसे द फ्लेमिंग्स, जैसे द ट्रम्प्स, जैसे द कैनेडीज। ये अब इनका स्टाइल है अपना। तो कैनेडीज जो है ना, ये जॉन एफ कैनेडी वगैरह, ये भी एक डायनेस्टी है, खानदान है पूरा। ट्रम्प्स का भी एक खानदान है, तो ट्रम्प सर वाले। इसको हम अपने कंट्री में भी यूज कर सकते, जैसे जैसे द बुटोस, द शरीफ्स। हाँ जी बेटे, कर सकते हैं, लेकिन हमारा ट्रेडिशन है नहीं है। हमारा नामों का ट्रेडिशन ना और तरह से है। ये पता नहीं, देहात वगैरह में शायद इस तरह बोलते हो। हमारा तो ट्रेडिशन नामों का और तरीके से है ना, कि हम तो राइमिंग में नाम रखते हैं ना। और अरेबिक नेम्स जो हैं, वो पूरा वो शेख सुल्तान बिन नाहियान और बिन वगैरह करके लंबे लंबे नाम बनाते हैं वो। बस थोड़ा सा रह गया बेटे ये। अगली बात, सुपर एडजेक्टिव्स। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले द आता है। अली इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आती कब है? कि जब दो से ज्यादा में मुकाबला हो रहा हो। अली इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, द टॉलेस्ट। नंबर टू, कंपैरेटिव डिग्रीज के अगर पेयर्स बन रहे हो, कंपैरेटिव डिग्रीज के अगर पेयर्स बन रहे हों, तो भी हम दा लगाते हैं। जैसे द टॉलर अली ग्रू, द स्ट्रॉन्गर ही बिकेम। ये टॉलर यहां पर कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। पेयर बन रहे हों तो फिर भी हम दा लगाते हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़ा मशहूर सा फिक्रा है, द हायर यू गो द कूलर इट इज। जितना बुलंदी पर जाओगे तो ठंडक बढ़ती जाएगी। तो ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक स्ट्रक्चर है, कि अगर एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव डिग्रीज के पेयर्स बन रहे हों, तो भी हम दा लगाते हैं। एग्जामिनर आपको धोखा कैसे देगा? द हटा देगा इधर से। टॉलर अली ग्रू, स्ट्रॉन्गर ही बिकेम, गलत है, द लगना चाहिए। या सुपरलेटिव डिग्री लगा देगा यहाँ पर, द टॉलेस्ट अली ग्रू, द स्ट्रॉन्गेस्ट ही बिकेम, वो भी गलत है। तो जो पेयर्स बनते हैं वो कंपैरेटिव डिग्रीज के ही बनते हैं। ऑफ द टू हो, ऑफ दीज टू हो, ऑफ दोज टू हो, ऑफ द टू बॉयज हो, ऑफ द टू कैंडिडेट्स हो, ऑफ द टू प्लेयर्स हो, तो भी आप कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगाओ। देखो मेरा बच्चा, मेरी बात सुनो। मैं ये क्यों आपको ये रूल मैंने करवाने शुरू किया हुए हैं दा के? असल में हमने ये जो दा है ना, इसका निकाह करवा दिया हुआ है हमने। इसका हमने निकाह करवा दिया हुआ है यस सर। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ। तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ तो द आता है। वो तो पता है कि द टॉलेस्ट, द ब्रेवेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट हार्ड वर्किंग। लेकिन ऐसा तो ना ना कहिए कि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही द आना होता है। तो ये जो मैंने आपको अगले दो एग्जांपल्स दिए, ये यही तो बगावत की है मैंने। जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी तीन डिग्रीज होती है ना बेटे। यस सर। हाँ, पहली डिग्री है टॉल, दूसरी डिग्री है टॉलर, और तीसरी डिग्री है टॉलेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो हम दा लगाते ही लगाते हैं। ये तो एक बड़ा मतलब रूल है कॉमन सा। लेकिन ये समझना गलत है कि सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री से पहले ही दा आता है। भाई, द कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आता है अगर उसके पेयर्स बन रहे हो तो, पेयर में आ रही हो तो। जैसे द टॉलर अली ग्रू, द स्ट्रॉन्गर ही बिकेम। अली जितना लंबा होता गया उतना ही मजबूत होता गया। द हायर यू गो, जितनी ज्यादा बुलंदी पर तुम जाओगे, द कूलर इट इज, उतनी ही ठंडक बढ़ती जाएगी। तो कंपैरेटिव डिग्रीज के, सेकंड डिग्रीज के जब पेयर बन रहे होते हैं,
तो उससे पहले भी दा लगाते हैं हम। पेयर कैसे बना? यहाँ टॉलर और स्ट्रॉन्गर का पेयर बना। देखो मेरा बच्चा, जनरली तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा नहीं आता ना। अगर मैं कहूं कि अली इज टॉलर देन अकरम, जनरली तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा नहीं आता होता ना। देखो मैं कहता हूं अली इज टॉलर देन, मैं एक मिनट डिग्रीज यूज करके दिखाऊंगा आपको, ठहरे जरा, ये ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। डिग्रीज कैसे यूज करते हो आप? अली इज अ टॉल बॉय, ये हो गई सिंपल डिग्री। अली इज अ टॉल बॉय, ये हो गई सिंपल डिग्री। अच्छा, दो में मुकाबला करना हो तो आप कहते हो अली इज टॉलर देन जिया। दो में मुकाबला करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री आती है और उसके बाद दैन आता है। दो से ज्यादा में मुकाबला करना हो तो सुपरलेटिव डिग्री आती है, जैसे अली इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। Sir, जी, if the comparative degree is most popular, so we should not use the before it. Is this a correct statement? वेल दिस स्टेटमेंट इज पार्शली करेक्ट। मैं आपको यूं Yes, समझाता हूं, मैं यूं समझाता हूं कि अच्छा, चले, आपकी जो बात है ना उसको मैं एक और तरीके से समझाता हूं। पहले मैं इसको, ये बेटे को, आलियान को बता दूं। yes, sir. अली इज अ टॉल बॉय, यहां पर टॉल सिंपल डिग्री है। अली इज टॉलर देन जिया, यहां पर ये जो टॉलर है ये कंपैरेटिव डिग्री है। अली इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, यहां पर टॉलर सुपरलेटिव डिग्री है। तो बेटे दा जनरली हम कहाँ लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगाते हैं ना आलियान। यस सर। हाँ, अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि भाई कंपैरेटिव डिग्री से पहले जनरली दा नहीं लगता, लेकिन एक सूरत में लगता है कि जब कंपैरेटिव डिग्रीज के पेयर्स बन रहे हो, जोड़े जोड़े बन रहे हैं। जैसे द टॉलर अली ग्रू द स्ट्रॉन्गर ही बिकेम, टॉलर स्ट्रॉन्गर, थीमेटिक पेयर्स बन रहे हैं ये। द हायर यू गो द कूलर इट इज, जितनी ऊपर जाओगे उतनी ठंडक बढ़ती जाएगी। वो जितना अमीर होता गया उतना लालची होता गया। द रिचर ही ग्रू द ग्रीडियर ही बिकेम, द रिचर ही ग्रू द ग्रीडियर ही बिकेम। तो कंपैरेटिव डिग्रीज के जब पेयर बनते होते हैं तो उस सूरत में भी हम उससे पहले दा लगाते हैं। आलियान समझ आई बात? यस सर। सर मतलब अगर कंपैरेटिव डिग्रीज पेयर में आ जाए तो उस वक्त हमने दा यूज करना है, वैसे नहीं करना। वैसे नहीं करना। अच्छा, अब मैं, जिस बेटे ने बात पूछी थी मोस्ट वाली, अब मैं मोस्ट का आपको समझाता हूं। अली इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। एक तो फिक्रा है ये। दूसरा सेंटेंस है कि माई फादर गिफ्टेड मी अ मोस्ट प्रेशियस वॉच। अब बेटे गुजारिश आप लोगों से ये है, फिर मैं वही बात कह रहा हूं ना कि सुपरलेटिव डिग्री जैसे ही आती है ना तो हम तो उसका निकाह करवा देते हैं दा के साथ फौरन। ओ भाई, यहां पर मोस्ट इंटेलिजेंट से पहले दा इसलिए आ रहा है कि यहां कंपैरिजन जो हो रहा है, मोस्ट इंटेलिजेंट हो गई यहां पर सुपरलेटिव डिग्री और इससे पहले दा आया है। भाई क्यों दा आया है? भाई कंपैरिजन हो रहा है कि अली इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, या दो से ज्यादा मैं कंपैरिजन कर देता हूं। अली इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय अमंग दीज थ्री, इन तीनों में से ले दो से ज्यादा अगर कंपैरिजन हो जाए तो तब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। कंपैरिजन तो होना चाहिए ना, कंपैरिजन Yes, हो। sir. एंड यहां जो मोस्ट इस्तेमाल हुआ हुआ है ये कंपैरिजन के लिए हुआ ही नहीं हुआ। इस मोस्ट का मतलब है इंतहाई। तो अगर मोस्ट का मतलब इंतहाई हो तो हुजूर उससे पहले दा इस्तेमाल कर नहीं करते होते हैं। माई फादर गिफ्टेड मी अ मोस्ट प्रेशियस वॉच का मतलब है कि मेरे अब्बू ने मुझे इंतहाई कीमती घड़ी गिफ्ट की। तो ऊपर वाले मोस्ट में और नीचे वाले मोस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। अगर मोस्ट से पहले हमेशा दा आता होता तो यहां भी दा आ जाता। सो इफ यू यूज मोस्ट एज अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, and when you use the superlative degree of adjective when you want to make a comparison,
So if you use most as a superlative degree of adjective to make comparisons, you should use the. But if you use most only for the sake of stress, only for the sake of emphasis, don't use the before it. You can use a. क्यों यूज होगा यहां पर? ये वॉच के लिए आ आया, ये देखो, इस आ का ताल्लुक है ही वॉच के साथ। मोस्ट प्रेशियस को हटाऊं, देखो क्या निकलेगा, माई फादर गिफ्टेड मी अ वॉच, अ वॉच, वही कॉमन सिंगुलर नाउन से पहले आ आया हुआ। तो ये जो मैंने यहां मोस्ट प्रेशियस लिखा, यहां पर प्रेशियस एडजेक्टिव था, और मोस्ट जो था वो उसका इंटेंसिफायर था। यहां मोस्ट का मतलब है इंतहाई। बेटे मैं जवाब दे पाया हूं बात का? Yes, sir. यस। तो बस चंद एक स्लाइड्स रह गई हैं बेटे, तीन नहीं, हाँ चंद एक ही है, आज से कंक्लूड करते हैं बस। अच्छा, ये था अली इज द टॉलर ऑफ द टू। ऑफ द टू का अगर फ्रेज आ जाए तो फिर भी हाँ कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा इस्तेमाल करते हैं। ऑफ द टू, ऑफ दीज टू, ऑफ दोज टू, ऑफ द टू बॉयज, ऑफ द टू गर्ल्स, ऑफ द टू कैंडिडेट्स, या इसकी फ्रंटिंग हो जाए फिर भी, यानी अगर ये फिक्रा यूं बन जाए तब भी, अगर ये फिक्रा यूं हो, ऑफ द टू, या ऑफ द टू बॉयज, कॉमा, अली इज द टॉलर। तो ये मेरे बच्चों ने चीज याद रखनी है कि भाई कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी दा आता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी दा इस्तेमाल होता है। ये कंडीशंस हैं उसकी। वो क्या कंडीशंस हैं? कि अगर कंपैरेटिव डिग्री पेयर की सूरत में आए तो द टॉलर द स्ट्रॉन्गर, द हाइयर द कूलर। और कब आता है? कि अगर कंपैरेटिव डिग्री, अगर ऑफ द टू का फ्रेज आ जाए तो, ऑफ द टू का फ्रेज आ जाए तो भी हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा इस्तेमाल करते हैं। अब अगली गुजारिश सुनिए, ये आखिरी मेन बात है मेरा ख्याल है, इसके बाद एक ही मेन स्लाइड और रहती है, दो। आप मुझे बताओ कि अगर मैं ये सेंटेंस यूं लिखूं, आप मुझे बताओ कि अगर मैं ये सेंटेंस यूं लिखूं दोनों, क्या ये फिक्रे ठीक होंगे? रिच आर एक्सप्लॉइटिंग पुअर। सर रिच इज होगा फिर, क्योंकि द रिच तो प्लूरल को होगा फिर। नहीं मेरा बच्चा, रिच इज भी गलत है। कोई और बच्चा कोई कमेंट करना चाहे फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसे। मेरी बात सुनिए, रिच है यहां पर सब्जेक्ट, पुअर है यहां पर ऑब्जेक्ट, यंग है यहां पर सब्जेक्ट, और ओल्ड है यहां पर ऑब्जेक्ट। बेटे जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो हमेशा नाउन होते हैं। सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज नाउन्स। या वो नाउन्स होते हैं या वो नाउन के कजन्स होते हैं, जैसे कि प्रोनाउन है, जेरेंड है, वगैरह वगैरह। एडजेक्टिव के अंदर इतनी अहलियत है ही नहीं कि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे। एडजेक्टिव के अंदर इतनी ताकत, इतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करे। तो रिच आर एक्सप्लॉइटिंग पुअर गलत है। फिर आप इसे यूं लिख सकते हो, द रिच। अब रिच था एडजेक्टिव, इससे पहले दा लगाना तो ये प्लूरल नाउन बन गया अब। और द पुअर से पहले भी जो दा लगाना तो ये भी प्लूरल नाउन बन गया, और इसका मतलब बन गया अमीर लोग इस्तेहसाल कर रहे हैं गरीब लोगों का, गरीबों का, द पुअर। द पुअर अब ये प्लूरल नाउन है। द रिच इज नहीं होगा, द रिच आर होगा। इसी तरह द यंग, नौजवान लोग, नौजवान लोग, तबका नहीं, लोग। फिर मैं गुजारिश आपसे बार बार कर रहा हूं कि जब एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री से पहले दा लग जाता है तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। प्लूरल, हर एडजेक्टिव के साथ ऐसा नहीं होता, हर एडजेक्टिव के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन अक्सर एडजेक्टिव के साथ ऐसा होता है कि उसकी फर्स्ट डिग्री उठाओ, उसके साथ दा लगाओ, वो नाउन बन जाएगा। और कौन सा नाउन बनेगा? प्लूरल नाउन। जैसे मैं कहूं कि अक्लमंद लोग खामोश रहते हैं, तो या सर तो मैं लिख, द यंग शुड रिस्पेक्ट ओल्ड और द ओल्ड। द ओल्ड, आई एम सॉरी, द ओल्ड, द ओल्ड। अब ये द ओल्ड का मतलब है बूढ़े लोग। अब आगे देखिए, मैं कहता हूं कि अक्लमंद लोग खामोश रहते हैं, तो मैं कहूंगा द वाइज। अच्छा, द वाइज पीपल कह दिया फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। द रिच पीपल कह दिया फिर तो झगड़ा ही खत्म हो गया। पीपल जो लगा दिया तो अब तो ये चीज सामने आ गई, तो चीज सामने आ गई ना।
द वाइज पीपल कह दिया तो फिर तो मसला ही खत्म। द वाइज नहीं, ये क्विक की जगह हेस्टी करने चाहिए, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड आ जाएगा। द वाइज डोंट मेक हेस्टी डिसीजंस, कि जो अक्लमंद लोग हैं वो जल्दबाजी में फैसले नहीं करते। तो बेटा यहां द वाइज का मतलब है अक्लमंद लोग, यहां द यंग का मतलब है नौजवान लोग, यहां द रिच का मतलब है अमीर लोग। बेटा ये बात समझ आइए? जी सर, जी सर। जी सर, जी सर। चले, विद यू सर। अच्छा, उसके बाद ये सेकंड लास्ट स्लाइड है। वर्ल्ड वॉर टू कहिए या द सेकंड वर्ल्ड वॉर कहिए, ऑप्शन सी कहिए या द सी ऑप्शन कहिए। अब मेरी बात सुनिए गौर से। लेटर्स या नंबर्स अगर आए नाउन के बाद तो पहले दा ना लगाइए। ये नंबर है, ये लेटर है। अगर नाउन के बाद आ रहा है तो दा मत लगाइए। यू ना कहिए द वर्ल्ड वॉर टू, द वर्ल्ड वॉर टू ना कहिए, द रूम 22 ना कहिए, वर्ल्ड वॉर टू कहिए, नंबर 9 कहिए, रूम 15 कहिए, रूल 21 कहिए। यानी कि मैं बता क्या रहा हूं आपको कि अगर अगर नंबर्स अगर नंबर्स नाउन के बाद में आए, ये नंबर्स हैं 2, 9, 15, 21, तो आप दा ना लगाएं। यूं ना कहिए द क्वेश्चन 12। दूसरी सूरत में कहिए द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द 9th नंबर, द 15th रूम और द 21st रूल, क्वेश्चन 5। द क्वेश्चन 5 ना कहिए, क्वेश्चन 5। तो अगर नंबर्स नाउन्स के बाद में आते हैं तो हम दा नहीं लगाते। अगर पहले आ जाते हैं तो दा भी लगा देते हैं। वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहिए, द 9th नंबर कहिए, द 15th रूम कहिए, द 21st रूल कहिए, द 5th क्वेश्चन कहिए। इसी तरीके से या तो ऑप्शन सी कहिए या द सी ऑप्शन कहिए, या तो ऑप्शन सी कहिए द सी ऑप्शन कहिए। तो लेटर्स या नंबर्स अगर नाउन के बाद में आते हैं तो दा इस्तेमाल ना कीजिए, नाउन से पहले आते हैं तो दा भी ले आइए। उसके बाद है बेटा ये लास्ट, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, वॉर्स, शिप्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, एजेस, न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, होली बुक्स। इन सब से पहले हमने दा का यूज करना होता है। ये हर किताब में लिखा होता है, ये कोई नई बात नहीं मैंने बताई आप। उसके बाद ये बेटे जो है ना, ये है रट्टा। ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं जिसमें आ आता ही है, जैसे टेल अ लाई, जैसे मेक अ नॉइज, जैसे इन अ हरी, जैसे इन अ फिक्स, जैसे इन अ वाइल, जैसे टू गो फॉर अ राइड, टू गो फॉर अ वॉक, टू गिव समवन अ ट्राई, टू गो ऑन अ ट्रिप। और ये वो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं जिनमें दा आता है। जैसे ऑल के बाद दा आता है, बोथ के बाद में दा आता है, होल से पहले दा आता है, एंटायर से पहले दा आता है, फिर ऑल द वे टू बीट द ऑड्स, टू कम टू द रेस्क्यू, ऑन द फेंस, इन द मीन टाइम, फॉर द टाइम बीइंग। ये वो फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं जिनके बीच में दा आता है, और ये आपको याद करने पड़ते हैं। यानी कि आ वाले एक्सप्रेशन है 21 और दा वाले जो एक्सप्रेशन है वो है 24। ये आपको याद करने पड़ने।